हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से ही कि क्या मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं अब तक, ठीक है। लेकिन आज से मैं शुरू करने वाला हूं क्लास 11th की वीडियोस, ठीक है, जहां मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्लास 11th का सिलेबस पूरा करवा के भेजूंगा। कहां पे? यूट्यूब पे, ठीक है, जहां मैं अपलोड करने वाला हूं सारा ही कंटेंट, चाहे वो मेरा असाइनमेंट हो, चाहे दूसरी बुक से क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, ठीक है। ये हमारी 11th क्लास की पहली वीडियो है, ठीक है, जो हमारी किस चैप्टर के ऊपर है? सेट चैप्टर के ऊपर। तो चलो, जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कि सेट्स क्या होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि फर्स्ट चैप्टर है आप लोग 11th क्लास की मैथ्स का, सेट्स। तो पहली बात तो ये कि सेट्स होता क्या है, क्या होता है सेट्स। तो यहां जैसे कि मैंने वर्ड लिखा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए हम ना इस सेट्स वर्ड में से एस को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है। तो आप लोगों ने जो सेट वर्ड था वो बहुत बार सुना है, ठीक है, सुना या नहीं सुना? सब लोगों ने सुना होगा, सेट वर्ड बहुत बार यूज भी किया होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, क्या कि देखो, ये मेरे जूतों का सेट है, ये मेरे किताबों का सेट है, ये मेरी इंग्लिश की बुक का सेट है, ये मेरे मैथ्स की बुक का सेट है, ठीक है, ये मेरे कपड़ों का सेट है। आप लोगों ने कितने सारे बार ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। सेट सेट हर जगह हमने काफी बार वर्ड यूज किया हुआ है ये सेट, ठीक है। तो इस सेट का मैथ्स में क्या मतलब है, तो थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसे हम पहले वाली बात से ही, कि जैसे मैंने एग्जांपल देते सेट क्या होते हैं, बहुत सारे तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सेट में एग्जांपल देते क्या कि ये मेरी किताबों का सेट है। जैसे मान चलो मैं कहीं पे बोलता हूं कि ये मेरी 11th क्लास की बुक्स का सेट है, तो उस सेट्स में होगा, उस सेट में क्या हो सकता है कि 11वीं क्लास की सारी बुकें होंगी, चाहे वो मेरी मैथ्स की हो, चाहे वो मेरी इंग्लिश की हो, चाहे वो मेरी हिंदी की हो, चाहे वो मेरी अकाउंट्स की हो, चाहे मेरी इको की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो। 11वीं क्लास से रिलेटेड सारी बुक का सेट होगा मेरे पास हो, ठीक है। तो सेट में हमने क्या देखा कि क्या है, बहुत सारी चीजें हम एक जगह रख देते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? सेट। इसमें क्या बोलते हैं? ये मेरे कपड़ों का सेट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारे ही सारे कपड़े होते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होता है? कपड़े के। कपड़ों सेट में हम क्या कोई बर्तन घुसा देते हैं? नहीं, ठीक है। तो क्या है, तो वहां पे क्या हुआ, कपड़े वाले सेट में सिर्फ आपको कपड़े ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं ये हमारे क्या है, ये हमारे घर में बर्तनों का सेट है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सारे क्या मिलेंगे? हमारे बर्तन, ठीक है। तो हमने क्या देखे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेट्स देखे। तो सेट में होता क्या है? सेट में बेसिकली कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि चीजों का कलेक्शन, उसमें क्या बोलते हैं? सेट। बस मैथ्स में थोड़ा सा बदल जाता है इस बात का मतलब, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सेट का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके, लेकिन क्या आप लोगों को एक बात देखिए, अगर हमारे पास ये सेट में ना हो तो क्या होगा, हमें उसे रीड करने में या फिर ढूंढने में दिक्कत होगी। अगर मान लो आपका कभी सेट खराब हो जाए घर पे, आप मान लो किसी दिन आप लोग स्कूल गए हुए हो, आपके घर वाले आपके सारी कॉपी किताब, दिवाली की सफाई चल रही, सब इधर उधर कर दे, और आप लोगों को ऑलमोस्ट आप एग्जाम आने वाले और आपको सभी किताबों की जरूरत हो, तो आप लोग कितनी मुश्किल से ढूंढने पे मिलेंगे। क्यों? घर वाले सारा सेट खराब कर रखा है आपका, जैसे आपने अरेंज कर रखा था, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, मैथ्स में क्या होते हैं, कुछ सेट होते हैं जो हम जानेंगे कि मैथ में सेट क्या होता है। तुमने रियल लाइफ तो सेट देख लिया, हम देखेंगे मैथ में किस तरह के सेट होते हैं, ठीक है। तो मैथ में सेट का मतलब क्या होता है? वही चीज, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट होता क्या है? सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, पर कैसा होता है? वेल डिफाइंड। इस वर्ड का बहुत खास मतलब है, हाईलाइट किया है मैंने इस वर्ड को, वेल डिफाइंड को। बात है कि इस बात का मतलब क्या है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? चीजों का कलेक्शन तो होता ही है, पर वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अच्छे से सोच समझ के कलेक्शन बना रखा है मैंने वो। मतलब क्या कि इस बात के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैं किसी का सेट बना रहा हूं, तो उसमें कोई एक बंदा आके ये नहीं बोल सकता मुझे कि इसमें ये चीज और आनी चाहिए या फिर इसमें से ये चीज और हटनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने किसी पर्टिकुलर सेट बनाया है, तो उसमें कोई बंदा आके मुझसे बहस नहीं कर सकता कि इसमें एक चीज, ये चीज और ऐड करनी पड़ेगी या फिर इसमें से ये चीज और हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी बात का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड, मतलब जो पहले से ही लिखा जा चुका है कि हाँ भाई सेट यही होगा। ऐसे मान लो मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूं, क्या कि सेट है किसका? नेचुरल नंबर्स का। अब अगर सेट नेचुरल नंबर का है, उसमें क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और चलते रहेंगे हमेशा, ठीक है। पर क्या कोई बंदा मुझसे आके बोल सकता है क्या किसके तो 0 डाल दे? अरे कैसे डाल दो भाई, सेट तो नेचुरल नंबर का है, और हम डालते हैं। हम जानते हैं क्या कि नेचुरल नंबर के सेट में कभी भी क्या होता है, ठीक है, 1 और 0 नहीं आता। आई मेरी बात समझ में? तो ये चीज, या फिर मैं एक और एग्जांपल दूं कि किस चीज का, कि जैसे मान लो सेट है किसका? होल नंबर्स का। अब होल नंबर कहां से होते हैं? 0 से, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 चलते रहेंगे। कि कोई बच्चा बोल सकता है मेरे को आके, फिर कोई बंदा बोल सकता है, कोई मैथमेटिशियन आ जाए बात बोल दे कि भाई सीधे माइनस का 1 भी आएगा। अरे भाई होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, इसका मतलब मुझसे कोई भी मैथमेटिशियन या फिर कोई भी दुनिया का व्यक्ति
मेरे से यू नहीं बोल सकता, इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, यानी कि -1 भी आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही डिफाइंड है कि होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होते हैं, तो सेट क्या बनेगा 0 1 2 3 4 और चलता रहेगा। आई मेरी बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेट। आप समझ गए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसके अलावा उसके अंदर और भी कोई चीज ऐड ऑन नहीं की जाएगी। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास कुछ किताबों का सेट है 11वीं क्लास की, ठीक है, क्या कोई बच्चा बोल सकता है कि इसमें 12वीं क्लास की फिजिक्स भी आनी चाहिए? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेट 11वीं क्लास का है। अब 11वीं क्लास के सेट में 12वीं की फिजिक्स कैसे डाल दूंगा मैं? तो 11वीं क्लास के सेट में सिर्फ 11वीं क्लास की बुक्स ही मिलेंगी, सीधी सी बात है। तो आई मेरा समझ में कि सेट क्या होता है, हम लोगों ने ऐसे क्या क्लियर किया कि सेट क्या होता है। सेट को मैं अच्छे से डिफाइन कर चुका। तो सेट क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन, ठीक है, जिसके ऊपर मुझसे कोई आगे लड़ नहीं सकता, ठीक है, मतलब ऑलरेडी वेल डिफाइंड होगा पहले से ही, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं? सेट, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम n से दिखाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ओड नंबर, अब ओड नंबर में कौन से आएंगे? 1 3 5 7, ठीक है, 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। क्या कोई बोल देगा मेरे को आगे इसमें 2 और डाल दे या फिर 4 और डाल दे? अरे भाई अगर वो 2 और 4 डाल दिया तो भाई वो इवन नंबर नहीं बन जाएगा क्या? ठीक है, तो ओड नंबर के सेट में सिर्फ क्या आएंगे? 1 3 5 7 9, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेट ऑफ इवन नंबर, इसमें क्या आएगा? 2 4 6 8 10, ऐसे ही सारे नंबर आते रहेंगे, ठीक है। कि इसमें कुछ और भी आएगा? नहीं, और कुछ नहीं आएगा। अगर आप बात करूं यहाँ पे किसकी? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर में क्या होगा? ठीक है, प्राइम नंबर में सारे कौन से नंबर आएंगे? जो या तो खुद की टेबल से कटते हैं या फिर किससे कटते हैं? 1 से कटते हैं। उसके अलावा कोई और नंबर प्राइम नंबर में नहीं आता। जैसे कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 एक तो 1 से कटता है और एक खुद के पहाड़ है, यानी कि 2 से कटता है, ठीक है। ऐसे ही 3 बोल सकते हो, 3 भी तो सही नंबर है, जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 भी ऐसा ही नंबर है, ठीक है। पर क्या उसे 4 डाल दूं? नहीं, कोई भी मुझसे आगे नहीं हो सकता 4 डाल दे। क्यों? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद 4 से तो कटता है ही। आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब प्राइम नंबर भी क्या हो गए? अलग सेट हो गए। सेम ऐसे ही कंपोजिट नंबर, जो हम जानते हैं प्राइम का बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट, ठीक है। अपोजिट कैसे? क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। कंपोजिट के हमेशा 2 से फालतू फैक्टर होता है। जैसे कि 4 लिया था मैंने एग्जांपल में, 4 क्या था? 4 प्राइम के सेट में नहीं आएगा, 4 आएगा कंपोजिट के सेट में। क्यों? क्योंकि 4 के पास जो है ना वो 3 फैक्टर है, 1 2 और 4 खुद, ठीक है। अब ऐसी बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर में सारे माइनस और प्लस सबके नंबर आ जाते हैं 0 के साथ। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो इसमें कोई बच्चा कोई भी आगे मुझे नहीं बोलेगा कि भाई इसमें 1/2 डाल दे या फिर 3/4 डाल दे या फिर 5/6 डाल दे। क्यों डाल दे भाई? वो सारे तो रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है, तो वो इंटीजर में क्यों आएंगे? आई मेरी बात समझ में? तो इंटीजर का अपना क्या है? पर्टिकुलर सेट है जिसमें सिर्फ क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और साथ में 0, ठीक है। अब हमारा क्या आता है? रैशनल नंबर, जिसकी बात मैंने भी बताई थी। क्या? जो कि क्या होते हैं? जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे q कोई भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि 1/2 2/3 5/6 7/8। नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, वो हमारा नहीं रहेगा किसी भी हाल में। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर बिल्कुल रैशनल का उल्टा। क्या? जिसे मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम जानते हैं पाई कितना बड़ा इरेशनल नंबर है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, e जिसे हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है, या फिर और ही बहुत सारे नंबर है, √2 √3, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी ना तो क्या होता? टर्मिनेट होता, ना ही रीकर होता है, ठीक है, मतलब ना तो रिपीट करता है और ना ही हमारा क्या होता है? टर्मिनेट होता। तो इसलिए हम किसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे हमारे क्या होता है? रियल नंबर, इसमें सारे ही आते हैं, दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बस एक नंबर और होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। वैसे बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 चीजों से मिलकर बना होता है, रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर से। इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है? हम सब जानते हैं, जो 0 शुरू होते हैं। तो ये क्या थे? डिफरेंट तरह के मैथ के सेट्स, ठीक है, जो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल नंबर को शो करने के लिए। तो सेट क्या हो गया? ये आप लोग उम्मीद है बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या? कि जिसके ऊपर कोई भी बंदा मुझसे लड़ नहीं सकता। क्या? कि इसके अंदर ये एलिमेंट और ऐड होगा या फिर ये वाला एलिमेंट रिड्यूस किया जाएगा। एक बार जो डल गए ना वही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा, नया सदस्य नहीं बुलाया जाएगा, जो पहले से है वही रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर।
सेट्स ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो उसमें क्या आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 12 ही आएंगे। तो बोल देगा कि एक नया महीना पैदा हुआ है, ये और ऐड कर दे, नहीं 12 ही महीने होते हैं, 12 ही आएंगे। आई बात समझ में? या फिर मैंने यहीं पे एक बात चेंज कर दी थी, क्या, सेट ऑफ मंथ्स विच स्टार्ट विद लेटर जे, जो जे शुरू होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ही आते हैं जैसे कि जनवरी, जून और जुलाई। आई मेरी बात समझ में? तो ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम जो में डाल देंगे ना उसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अब आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं हम। अब ऐसे एग्जांपल में देखेंगे जो सेट नहीं होते हैं। पहले दूसरा देखते हैं, द सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये हमारा जो होता है, ठीक है, ये नहीं आता कोई भी सेट के अंदर, ठीक है, ये सेट नहीं है, सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। बात ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट डेंजरस की क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास कि डेंजर किस मामले में। भाई डर तो बंदा हर एनिमल से जाता है, ठीक है। अब जो हमारे क्या होते हैं, मेल्स पर्सन होते हैं, किसे डरते हैं, उनका अगर शेर लिया हो तो शेर से डरेंगे, ठीक है। लेकिन लड़कियों को देख लो तुम, एक छिपकली आगे आ जाओ उसी से डर के भाग जाएंगी वो। आई मेरी बात समझ में? तो इसे क्या बोलते हैं भाई, डेंजरस एनिमल। तो डेफिनेशन ही चेंज होगी इसकी। तो कोई किसी से डर जाता है, कोई किसी से डर जाता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, और कई तो शेर से भी नहीं डरते, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुत्ते से डर लगता है। तो डेंजरस की डेफिनेशन मुझे क्लैरिफाई नहीं है कि इसमें कौन से एनिमल को हमें देखना है, क्योंकि सबका डरने का तरीका अपना अपना, सबका फियर अपना अपना होता है। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए ये वाला कहीं भी सेट के अंदर नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन स्कूल। सेट ऑफ ऑल बॉयज इन स्कूल, इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, इस बात का मतलब है कि स्कूल के सारे लड़के। तो ये हमारा सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे लड़के आ जाएंगे स्कूल के, ठीक है। अब कोई ऐसा तो नहीं आएगा ना मेरे पास, आएगा प्रेत आत्मा सा मेरे पास, बोल देगा भाई ये बंदा है, ठीक है, वो लड़की होगी उसे बोल देगा वो भी सेट में आना चाहिए। अरे भाई लड़की है, सेट किसका है, लड़कों का, वो कैसे डाल देगा तू, बकवास कर रहा है। आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है हमारा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो ये भी सेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स डाल दें क्लास 11 के, ठीक है। तो ये तो नहीं कह देगा ना कि भाई एक बच्चा पकड़ लिया 7वीं क्लास का, उठा के दूसरे ग्रुप में घुसा दिया, ऐसा कर नहीं सकता। जब भी कोई ऐसा भी आ जाए बोले ये 11वीं में नहीं है, जो कि भाई एडमिशन नहीं रखा उसने क्लास में 11वीं क्लास की, ठीक है। तो ये चीज। सिक्स्थ, सेट ऑफ टॉप राइटर्स। अब ये भी हमारा सेट नहीं होता है भाई। टॉप राइटर्स, उसकी सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके नापा जाएगा तो बात अलग है। जैसे कि मान लो मैं टॉप राइटर्स की बात कर रहा हूं, वो भी किसके हिसाब से, टॉप सेलिंग बुक्स के हिसाब से, कि भाई किसने किसकी ज्यादा बुक बिकी है इस रैंक के हिसाब से, तो मुझे मिल जाएंगे। लेकिन मैं अगर किसी से डायरेक्टली बोलूं सेट ऑफ टॉप राइटर्स, अब किसी को पता ही नहीं, किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, ठीक है। तो किसी सर्वे के बेस पे, किसी डाटा के बेस पे कहूं तो बात अलग है, वरना ये हमारा सेट नहीं है। आगे देखो, सेट ऑफ टॉप बैट्समैन, इसकी भी कोई वो नहीं है कि भाई अच्छा खिलाड़ी कौन है भाई। कोई खिलाड़ी तो टाइप अलग अलग है। जैसे मान लो मैं क्रिकेटर की बात करूं, क्रिस गेल की बात कर लो, आप लोगों का होगा फेवरेट, ठीक है। अगर चलने को तो भाई साहब 100-200 रन मार देगा, टीम ही जिता देगा वो। नहीं चलने को 2 रन पे आउट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो एवरेज खेलते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से ही लग रहता है, कम रन बनाते हैं, फिर अपने आप को जमाते हैं, फिर खेलते हैं। तो और टाइप के खिलाड़ी होते हैं, सबकी अलग पसंद होती है। तो ये हमारा सेट नहीं बनाएगा। अब सेट ऑफ बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये तो सेट होगा, क्यों, क्योंकि इस सेट में सारी वही बुक आएंगी जो किसने लिखी हुई है, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने। आई मेरी बात समझ में? तो कोई इसमें तो नहीं बोल देगा ना भाई तो इसमें ये डाल दे, क्या नाम है, रिच एंड पुअर डैड, ये तो डाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो किसने लिखी नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो बस इसमें वही सेट आएगा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेट जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, उस लोगों को आप समझ गए कि सेट होता क्या है, और सेट में किसी भी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। इसका मतलब मैं एक सिंपल सा सोचता हूं कि चीजों का कलेक्शन तो बहुत सारा होता है, तो दुनिया का हर कलेक्शन सेट नहीं बन सकता, पर हर सेट कलेक्शन जरूर होता है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो हमने ऊपर क्या देखा इतनी देर में कि सेट क्या होता है, सेट को हम अच्छे से समझ चुके हैं। हमने देखा कौन से एग्जांपल सेट नहीं बन पाते जिनमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती, और कई इजीली सेट बन जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। तो रिप्रेजेंटेशन सेट्स दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और एक हमारा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरह की फॉर्म्स हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और एक हमारी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब मैं किसी भी सेट को सिर्फ मात्र दो तरीकों से दिखा सकता हूं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों बहुत इजी है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है
हम सीधा एलिमेंट लिख देते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, और उसका अपोजिट सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या होता है, उससे हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज, कि भाई वो जो सेट बनाया हुआ है वो किस प्रॉपर्टी के बेस पे बनाया गया है, प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने कोई ए सेट लिया, उसमें क्या लिखा 1 2 3 4 5 तक की गिनती लिख दी। अगर इसी को मुझे लिखना हो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं डायरेक्टली एलिमेंट लिख देते, लेकिन वहां मैंने क्या लिखा एक्स। इस बात का मतलब होता है सच दैट, इसे कोलोन पढ़ते हैं, बाद बात करेंगे इस चीज के ऊपर, इसे कोलोन पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब होता है सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है सारे के सारे, और एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, एक्स या तो 5 से छोटा होगा या क्या होगा 5 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सेट देखो बी, बी में क्या है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। तो मैंने क्या देखा है, तो हमने लिख दिया किसमें, रोस्टर फॉर्म में, जो कि काफी इजी था। पर इसे अगर सेट बिल्डर बनाना हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या कि यहाँ पे ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी तो लग रही है। तो मैंने क्या देखा, जो नीचे वाला नंबर है ना वो ऊपर वाले से हमेशा एक ज्यादा है, 1 का 2 हो गया, 2 का 3 3 का 4 4 का 5 5 का 6, तो मैंने यहाँ पे भी सेम नहीं कर दिया, x सच दैट x बराबर किसके है, n अपॉन में n प्लस 1। मतलब क्या, अगर मैं ऊपर वाले में एक जोड़ दूं तो नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। और आपने देखी क्या कि जो n है ना वो हमेशा तो 5 के बराबर है, या 5 से क्या होगा सारे छोटे। तो बस मैंने एक कंडीशन लिख दी कि भाई x सच दैट x बराबर है n अपॉन में n प्लस 1। हो सकता है कि चीज यू लिख दे कि ऊपर यहाँ तो n लिख दे और यहाँ पे क्या लिख दे n माइनस 1, लेकिन वहां भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n लेस देन 5, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। इसे सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, कि किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये सिंबल जो है, इस सिंबल का नाम होता है एप्लिजन, ठीक है। आगे देखते हैं सी, सी में हमारा क्या पार्ट है याद देखते हैं पहले तो 1 4 9 16 25 27 22 में मैंने खूब मत्था मारा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है ना, तो इसमें डिफरेंस सेम है। तो मैंने एक चीज देखी कि सारे के सारे है ना परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो मैंने सेम का वहां कर दिया, x सच दैट x बराबर है n का स्क्वायर, और जहां पे क्या कंडीशन लगा दी कि जो n है वो क्या होगा 6 से छोटा है, 6 के बराबर, और n बिलोंग्स टू हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्योंकि n जो है वो 6 से ज्यादा है तो बराबर या फिर छोटा, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 से बड़े का हमने स्क्वायर नहीं रखा, तो इसलिए इसका क्या बन गया, सेट बिल्डर वो बन गया, कोई दिक्कत। तो मैंने यहाँ पे देखा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में 2 चीज सीख ली, एक तो पहली चीज क्या कि सेट क्या होता है, बेसिक सीख लिया सारा, ठीक है। और मैं क्या देखा यहाँ तक कि भाई सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम चलेंगे इससे आगे, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना मैं हट रहा हूं कैमरे के सामने से, आप ले सकते हो।